हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में लेकर के। कफ और स्पुटम। कफ क्या है, स्पुटम क्या है? वैसे जनरली इन हिंदी कफ मीन्स होता है खांसी और स्पुटम मीन्स होता है बलगम। ओके, या लोग खखार भी कहते हैं देहाती भाषा में। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें साइंटिफिकली मेडिकली क्या डिफरेंसेस है, अंतर क्या है? कफ किसे कहते हैं, व्हाट इज कफ, व्हाट इज स्पुटम, कफ क्या होता है, स्पुटम क्या होता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आइए हम जानते हैं कफ और स्पुटम में क्या मेडिकल एंड साइंटिफिक डिफरेंसेस हैं। तो इसका सिम्टम्स जानेंगे, पहले दोनों का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो एक्चुअली कफ को हम लोग एट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कफ इज ए रेफ्लक्स एक्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सपल्सन अगेंस्ट द क्लोजर एपिगुलस। हमारे गला में एक गुलाइटिस होता है और गुलाइटिस ऑलवेज क्लोज रहता है। जब खखार यानी स्पुटम जब बाहर निकलता है या किसी चीज़ को ब्रोंकियल सिक्रीशन को आरटीआई से बाहर निकालने का एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन है, एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन है अगेंस्ट द क्लोज एपिगुलर्स। तो इसमें जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम जब भी खांसते हैं तो टसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, टसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इट इज़ ए रिफ्लक्स एक्ट ऑफ फोर्सफुल, ये बल से खांसी बल से आती है। तो फोर्सफुल एक्सपल्सन एक्सपायरेशन अगेंस्ट द क्लोज एपिगुलस दैट हेल्प इन क्लियरिंग द एयरवे इंक्लूडिंग फॉरेन बॉडी, और जिससे हमारा एयरवे सांस की नली क्लियर होता है। और इसके अंदर में अगर आरटीआई में रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडी, कोई इन्फेक्शन, कोई डस्ट पार्टिकल्स अगर हो तो वो भी खांसने से बाहर हो जाता है। तो ये कफ का डेफिनेशन है। इट इज़ ए रिफ्लक्स एक्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सप्रेशन अगेंस्ट क्लोज एपिगुलस अगेंस्ट हेल्प इन क्लियरिंग द एयरवे इंक्लूडिंग फॉरेन बॉडी। ओके, अब आइए जानते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, एक कफ कहाँ से जनरेट होता है और ये कैसे निकलता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इट इज़ ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ट्रैकिया का मसल्स हुआ, ब्रोंकस का, ब्रोंकाई का, ब्रोंकियल ट्री का मसल्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। एल्वोलाइज भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो दीज आर द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इट ब्रॉट अबाउट बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स अगेंस्ट द क्लोज्ड एपिगुलस। जो हमारा गुलाइटिस जो है वो क्लोज है, बंद है, उसको ओपन करने के लिए रेस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है विथ रेजिडेंट्स टू इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जिससे इंट्राथोरेसिक, थोरेक्स का मतलब चेस्ट होता है, चेस्ट का प्रेशर बढ़ता है। तो इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर फॉलो बाई ओपनिंग ऑफ गुलाइटिस विथ फोर्स्ड एक्सपिरेशन वेरी हाई एयर फॉलो, जिसकी वजह से बहुत हाई एयर फॉलो होता है इन द अपर एयरवे, ऊपर के रास्ते में। आप जानते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है, एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया गया है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आता है वो हमारा नोज आता है, नोज, लैरिंक्स, गुलाइटिस, इसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकस। ओके, ये जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और उसके नीचे का जो भी है वो आपका ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकियल ट्री हुआ, एल्वोलाइज हुआ। ओके, ये सब जो है वो नीचे का है। ओके, उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। तो अब मैकेनिज्म क्या है कि जब रेस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, और उस प्रेशर की वजह से गुलाइटिस जो है फोर्सफुली बल के साथ ओपन होता है, जिससे हाई एयर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आता है। तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, डाइट साउंड फुल, डाइट टसिंग इज कॉल्ड कॉफ, उसे हम लोग
कफ कहेंगे, खांसी कहेंगे। ओके, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कफ कि खांसी कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ हमने 7 ठो खांसी का प्रकार बताया है। देयर आर 7 टाइप ऑफ कफ इज हियर। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि कितने प्रकार का खांसी होता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज ड्राई कफ, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। सूखी खांसी जिसे कहते हैं, इसमें कोई बलगम कोई स्पुटम का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ये प्लूरल डिसऑर्डर के कंडीशन में ड्राई कफ होता है। प्लूरल इन्फेक्शन प्लूरल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें। और इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज, अगर लंग्स में जो इंटरस्टिशियल ट्यूब्स होता है, स्पेस होता है, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो जो खांसी आती है वो ड्राई कफ होती है। उसके बाद में मेडियास्टिनम लेशंस, देखिए दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे मीडियास्टिनम स्पेस कहते हैं। ये अगर ये स्पेस रिड्यूस कर जाए, घट जाए, कम हो जाए तो उसके वजह से मीडियास्टिनम लेशंस हो जाता है, जो ड्राई कफ का कारण बनता है। ओके, आइए जानते हैं दूसरा खांसी प्रोडक्टिव कफ। नाम से स्पष्ट है, प्रोडक्ट कुछ मटेरियल अगर बाहर निकलता है ड्यूरिंग कफिंग तो इसे प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। ओके, सपोर्टिव लंग्स डिजीज, जो भी लंग्स का कोई अगर डिजीज हो तो इन दैट कंडीशन प्रोडक्ट निकलता है। ओके, मीन्स स्पुटम निकलता है तो इसे कहेंगे प्रोडक्टिव कफ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन केस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्रोडक्टिव कफ होना स्वाभाविक है। और ट्यूबरकुलोसिस, अगर मरीज को टीबी हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन से टीबी हुआ है तो इन दैट केस स्पुटम निकलता है। ओके, आइए जानते हैं थर्ड में है शॉर्ट कफ माने थोड़ा समय के लिए खांसी होता है, शॉर्ट कफ। इट इज सीन इन यूआरटीआई एंड कॉमन कफ कोल्ड। कॉमन कफ कोल्ड में एक शॉर्ट कफ होता है और यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसमें शॉर्ट कम होता है, बहुत कम समय के लिए खांसी होता है। कभी कभी तो विदाउट एनी मेडिकेशन ये ठीक भी हो जाता है। ओके, ब्रेसी कफ में जानते हैं कफ विथ मेटालिक साउंड बहुत तेज साउंड आता है इसमें। और ट्रैकिया इंट्राथोरेसिक स्पेस ऑकरिंग लेशन, और एक ट्रैकिया में और इंट्राथोरेसिक स्पेस में किसी तरह का कोई लेशंस बन जाता है ना, तो इस प्रकार खांसी होने का संभावना होता है। ओके, ये जानते हैं बोविन कफ। ये 5 नंबर है, कफ विथ एक्सपल्सन नेचर, ट्यूमर प्रेजेंट इन रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये लेरेंजियल नर्व के आसपास में कोई ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है, सिस्टम में कोई ट्यूमराइजेशन हो जाता है तो इन दैट केस इस प्रकार का खांसी देखने को मिलता है। 6ठा नंबर है प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रॉक्सिमल कफ। प्रोलॉन्ग मतलब जाहिर सी बात है लंबा खांसी चलता है, तो इट प्रेजेंट इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुपिंग कफ। देखिए किसी मरीज को ब्रोंकस में सूजन हो गया है, इन्फ्लामेशन ड्यू टू इन्फेक्शन या ड्यू टू एनी ओरिजिन, तो ब्रोंकाइटिस डिजीज हो जाता है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक्यूट में 2 प्रकार का ब्रोंकाइटिस होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसमें प्रोलॉन्ग्ड प्रॉक्सिमल कफ में इसका लंबे समय तक खांसी उसका बना रहेगा, हमेशा उसको टचिंग होते रहेगा। या हुपिंग कफ हम जानते हैं, कुकुर खांसी लोग जिसको कहते हैं, है ना, तो हुपिंग कफ जैसा भी खांसी बना रहता है। बार्किंग कफ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बार्किंग साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इट फाउंड इन एपिगोलस इन्वॉल्वमेंट, इसमें एपिगोलस का इन्वॉल्वमेंट होता है। टॉसिंग रिलेटेड कफ, जिसमें बहुत ज़्यादा ठाई की आवाज़ होता है, बहुत ज़्यादा टॉसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आइए हम लोग जानते हैं इसका कुछ साइनकोप क्या है, इस पर ब्रेन पर नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट हो सकता है ना। तो आइए हम साइनकोप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इट इज राइज ड्यू टू इंट्राथोरेसिक प्रेशर। ये साइनकोप क्यों बढ़ता है जी, तो ड्यू टू राइजिंग ऑफ इंट्राथोरेसिक प्रेशर, यानी चेस्ट कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से, विच रिलेटेड टू वेनियस रिटर्न इनटू द हार्ट, वेनियस रिटर्न्स इनटू द हार्ट, जिसके वजह से जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है तो वेनियस रिटर्न हार्ट में बहुत कम हो जाता है, डिमिनिश द कार्डियक आउटपुट, और ये इसका प्रभाव कार्डियक आउटपुट पर भी पड़ता है, रिजल्टिंग सेरेब्रल हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से ब्रेन में सेरेब्रम में हाइपर परफ्यूजन हो जाता है। हाइपर परफ्यूजन मतलब सेरेब्रम में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है ना, ओके, या उसमें साइनकोप हो जाता है। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन में साइनकोप हो जाता है,
हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है इस कंडीशन में, और वेनियस रिटर्न हार्ट में कम हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड या राइज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से। अच्छा, एक खास बात है यहाँ पर, ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ, ड्रग इंड्यूस्ड कॉफ प्रेजेंट इन ड्रग थेरेपी विथ एसी इनहिबिटर। कभी कभी दवा खाने से भी खांसी होता है, तो वो दवा है ACE इनहिबिटर। आप लोग जानते हैं भली भांति, ACE का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो हार्ट के मरीज को ये दिया जाता है। एनाफिडिन कैप्टोप्रिन का दवा दिया जाता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए भी दवा दिया जाता है। तो ये है कुछ बातें खांसी से रिलेटेड, कॉफ से रिलेटेड। आइए हम जानते हैं स्पूटम। स्पूटम को बलगम कहा जाता है, बलगम कहा जाता है। ये कोई भी प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकलता है, एक्सपल्सन होता है इसका एक्सपल्सन होता है, दैट्स कॉल्ड स्पूटम। देखिए स्पूटम कभी ऐसा पीला, रेडिश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, इस प्रकार का स्पूटम आपको देखने को मिलता होगा मरीज जब खांसता है तो। ओके, तो स्पूटम के बारे में जानते हैं कुछ बेसिकली बातें। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन, ये मिक्सचर है समझिए। तो इसमें कई मटेरियल एक साथ मिलकर के स्पूटम बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मटेरियल मिलकर स्पूटम बनाते हैं। तो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन, ट्रैकियो मीन्स ट्रैकिया, ब्रोंकियो मीन्स ब्रोंकस, ट्रैकिया और ब्रोंकस से निकलने वाला जो फ्लूइड है, जो सिक्रीशंस है, ओके, वो। और दूसरा है सेलुलर डेब्रिस, जब सेल डेड होता है तो उसका जो पार्टिकल्स रह जाता है ना, उसका वेस्ट मटीरियल, वेस्ट पार्टिकल जो सेल का रह जाता है, उसे हम लोग सेल डेब्रिस करते हैं। तो एक तो हुआ ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन, दूसरा सेलुलर डेब्रिस, और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा उसका भी अंश रहता है उसमें। और थर्ड है, नेक्स्ट है सलाइवा, सलाइवा मीन्स लार। ये सारे के मिलने से जो एक विस्कोसियस म्यूकोसियस फ्लूइड जनरेट होता है और जो खांसने के दौरान बाहर आता है, उसे हम लोग स्पूटम कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ है? ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन एक नंबर चीज़, दूसरा नंबर सेलुलर डेब्रिस 2 चीज़ हुआ, तीसरा नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 चीज़ हुआ, और चौथा है आपका सलाइवा। इतने सारे चीज़ों से ये बनता है। कभी कभी तो इसके साथ साथ ब्लड सेल भी आ जाता है, ब्लड सेल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लडी स्पूटम, ब्लडी स्पूटम। ओके, तो ब्लडी स्पूटम है ना। उसके बाद में आप जानते हैं स्पूटम इज डिटरमाइंड बाई कलर। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? इसके कलर से हम लोग जानते हैं। अमाउंट, इसका अमाउंट कितने अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। कंसिस्टेंसी, लगातार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कंसिस्टेंसी क्या है। इसमें क्रोनोलॉजी में कितने दिनों से आ रहा है, कितने पुराना है ये, इसका मतलब स्मेल, इसमें से दुर्गंध कैसा आ रहा है, ये सारे चीज़ डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज मरीज को है। तो ये स्पूटम हमें बहुत चीज़ बताते हैं कि किस प्रकार का प्रॉब्लम मरीज को हो सकता है। द सलाइवा कंटेन स्क्वामस सेल, सलाइवा जो है स्क्वामस सेल कंटेन करता है। ओके, तो सलाइवा ऑलवेज कंटेन स्क्वामस सेल को कंटेन करता है। और स्पूटम कंटेन एपिथेलियल सेल, स्पूटम के पास एपिथेलियल सेल होता है। अगर स्पूटम एपिथेलियल के साथ साथ इस्नोफिलिया का भी सेल अगर कंटेन करे तो कुछ सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मरीज को ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है या एलर्जिक ब्रोंकियोपल्मोनरी एस्पिजिलोसिस हो सकता है, जिसको शॉर्ट में ABPA के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, बहुत बड़ा रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये एलर्जी से होने वाला एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो अगर स्पूटम का कल्चर जो हम लोग कराते हैं, जैसे AFB टेस्ट कराते हैं, तो उसके साथ में अगर एपिथेलियल सेल के साथ अगर इस्नोफिलिया मिल रहा है तो हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा उसको हो सकता है मरीज को, या एलर्जी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पिराइजेशन हो सकता है। तो आई एक्सपेक्ट टू यू कफ और स्पूटम से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको डिलीवर किया आपको अच्छा लगा हो। इफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।